नमस्कार दोस्तों, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। नाम है बलकार सिंह। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये मेरी आप बीती है। लोग कहते हैं कि रात को भूतों की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी तो रात में ही शुरू होती है, जहां हम रात देर रात तक ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाना हमारे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक तपस्या है। कई कई रात हम अकेले ही सफर करते हैं और उस लंबे काले हाईवे पर हमारे साथ बस इंजन की घरघराहट और पुराने फिल्मी गाने होते हैं। जब आप लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं, उस वक्त हम रात के अंधेरे को चीरते हुए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई सामान पहुंचा रहे होते हैं। और यकीन मानिए, ऐसे वक्त में इस सुनसान वीरान रास्तों पर रात के सन्नाटे में हमें सिर्फ जिंदा इंसान नहीं मिलते, बल्कि कुछ ऐसी अनजान अनचाही चीजें भी मिलती है जिनके बारे में आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये बात कोई 7-8 साल पुरानी है। मैंने सालों तक दूसरों के ट्रक चला चला कर पाई पाई जोड़कर अपना खुद का 14 चक्के का एक ट्रक खरीदा था। ट्रक सेकंड हैंड था, पर मेरे लिए वो किसी महल से कम नहीं था। ट्रक खरीदने के बाद मैंने उस पर नया पेंट करवाया, उसे अपने घर जैसा बनवाया और सामने लिखवाया बाबा दी मेहर। मेरा धंधा अच्छा चल रहा था। जहां पहले मैं महीने के 10,000 मुश्किल से कमाता था, अब मैं 30 से 40,000 कमाने लगा था। और शायद यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी थी। ढाबे पर जहां हम सब ड्राइवर एक साथ रुकते थे, वहां अब मेरे जानने वालों की नजरें बदल गई थी। जो पहले भाई भाई कहकर चाय पिलाते थे, अब वो मेरी नई गाड़ी को और मेरी कमाई को देखकर जलने लगे थे। और मैं सोचता था कि कैसी अजीब दुनिया है, कैसे अजीब लोग हैं जिनसे दूसरों की तरक्की तक देखी नहीं जाती। मुझे आज भी ठीक से याद है, वो एक अमावस की रात थी। मुझे नासिक से नागपुर के लिए कुछ इंडस्ट्रियल पार्ट लेकर निकलना था। रात को कोई 11 बजे होंगे जब सामान भरकर ट्रक निकलने के लिए तैयार हुआ। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, अगरबत्ती जलाई और वाहेगुरु का नाम लेकर अपने सफर पर निकल पड़ा। पता नहीं क्यों, पर उस रात रास्ता सुनसान था, खासकर वो मालशेज घाट, वो इलाका। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़क पर से हल्का हल्का कोहरा उठ रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स उस धुएं को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घाट चढ़ते चढ़ते मुझे रात का 1 बज गया। आसपास हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था और तभी एक तीखे मोड़ पर मेरी नजर सड़क के बीचों बीच एक चीज पर पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई जानवर है, जैसे कोई जानवर रास्ते के बीचों बीच मरा पड़ा हो। पर जैसे जैसे ट्रक उसके करीब आता गया, मैंने देखा कि वो कोई जानवर नहीं था। वो एक पोटली थी, काली सी पोटली, जिसके साथ 2-4 नींबू और कुछ दूसरी चीजें पड़ी थी, और वो भी सड़क के ठीक बीच में। अब तक मुझे समझ आ गया था कि ये कोई उतारा है। उतारा मतलब जब किसी को किसी और का बुरा करना होता है, तो ऐसा करने के लिए वो आदमी, वो इंसान चीजों पर तंत्र मंत्र कर सड़क के बीच में या फिर चौराहे पर रख देता है। लोग अपनी बला, अपनी मुसीबत या कोई करनी ऐसे ही किसी पोटली में बांधकर चौराहे पर या घाट के मोड़ पर फेंक देते हैं और मानते हैं कि जो भी गाड़ी उसे लांग कर या कुचल कर चली जाएगी, उसकी सारी तकलीफ उस गाड़ी और उसके मालिक पर चली जाएगी। पर सच कहूं तो हम ड्राइवरों की दुनिया में ये बहुत आम बात है। मैंने ऐसी चीजें इससे पहले भी कई बार देखी थी और अपने आप को मैं उन सब चीजों से दूर ही रखता था। पर उस वक्त मुझसे एक गलती हो गई। पता नहीं उस वक्त मैं किस सोच में डूबा था। मेरे पास ब्रेक मारने का भी वक्त नहीं था। बाईं तरफ गहरी खाई थी और दाईं तरफ पहाड़। मैं दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था और गाड़ी संभालने के चक्कर में मेरे पास उसे कुचलने की सिवा कोई चारा नहीं था। मैं देख नहीं पाया, लेकिन शायद ट्रक का अगला पहिया उस पोटली
और नींबुओं के ऊपर से गुजर चुका था। और उसी पल गाड़ी का इंजन एक पल के लिए घरघराया और केबिन की बत्ती जो हमेशा बंद रहती थी वो झपझप करके जलने बुझने लगी। मैं हैरान होकर डैशबोर्ड को देख ही रहा था कि तभी ठंडी हवा का एक झोंका मेरे केबिन से होकर गुजरा। ऐसी ठंड जैसे किसी ने बर्फ का बोरा मेरे शरीर पर डाल दिया हो। गाड़ी का एसी बंद था, शीशे ऊपर तक चढ़े थे, हवा आने के लिए बस थोड़ी सी जगह थी। फिर भी उस ठंड से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसी ठंडी लहर जो मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। साला किसका पाप मेरे मत्थे मड़ गया। मैंने गालियां बकते हुए ट्रक को आगे भगाया। घाट खत्म होने पर एक छोटी सी चाय की टपरी के पास मैंने ट्रक को रोका। मैं नीचे उतरा और टायर चेक करने के बहाने मैंने उस पहियों को देखा और आगे के टायर पर उस कुचले हुए नींबू का रस और कुछ पीले छिलके और दूसरी कुछ अजीब चीजें चिपकी हुई थी। और उस पोटली का एक काला गीला कपड़ा एक्सल रॉड में फंसा हुआ था। वो देख मुझे घिन आ रही थी, पर मुझे वो हटाना था। मैंने पास पड़ी एक लकड़ी से उसे खुरचने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे खींचा, उस कपड़े के अंदर से कुछ नीचे गिरा। वो लाल सिंदूर में लिपटी और सफेद पके हुए बालों में बंधी हुई एक छोटी सी घिनौनी गुड़िया थी। उसकी आंखों की जगह में 2 बड़ी बड़ी पिन गड़ी हुई थी। वो देख एक पल के लिए मेरा हाथ कांप गया। उसे देख न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये कोई मामूली उतारा नहीं है। मैंने उस गुड़िया को छुआ नहीं, पर उसे लकड़ी के सहारे वही सड़क के किनारे फेंका, उस पर थूका और वापस ट्रक में आ गया। वहीं बैठे बैठे मैंने पानी से अपना हाथ मुंह धोया और तेज आवाज में गुरबानी चलाई और तुरंत उस जगह से ट्रक को भगा दिया। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये सब झूठ होता है। पर मन में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर जरूर था। और वही हुआ। आधा रास्ता पार करने तक बीच रास्ते में मेरा ट्रक 3 बार बंद पड़ा। जो ट्रक कभी गर्म भी नहीं होता था, उसका टेम्परेचर मीटर आज लाल निशान छू रहा था। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि जब मैं नागपुर के यार्ड में ट्रक पार कर रहा था, तब मुझे केबिन में एक अजीब सी गंध आई, जैसे नींबू के छिलके के साथ साथ किसी के बाल जल रहे हो। और वो गंध महसूस होते ही मेरी आंखों के सामने टायर से चिपके वो नींबू के छिलके और उन सफेद पके हुए बालों में लिपटी वो गुड़िया तैरने लगी। नागपुर का वो चक्कर जैसे तैसे पूरा हुआ। मैं वापस नासिक लौटा, लेकिन वो मैं नहीं था जो यहां से गया था। अब मेरे दिमाग में बार बार वही कुचला हुआ नींबू और वो घिनौनी गुड़िया घूम रही थी। और वो गंध, वो सड़े हुए नींबू और जले हुए बालों की गंध, वो मेरे ट्रक के केबिन से जा ही नहीं रही थी। जब भी वो गंध मुझे महसूस होती थी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस गंध को हटाने के लिए मैंने अगले 3 दिनों तक 3 बार ट्रक को धुलवाया, अंदर नए परफ्यूम लटकाए, पर सब बेकार था। क्योंकि जैसे ही रात होती थी और मैं हाईवे पर निकलता था, वो अजीब सी जलने की गंध वापस से आने लग जाती थी। और फिर मेरे दिमाग में वही सब खेलने लगता था। पता नहीं क्यों, पर मैं किसी चीज से डरने लगा था। ट्रक में बैठने से भी मुझे डर लगने लगा था, जैसे मेरे ट्रक में मेरे साथ कुछ है। और देखते ही देखते इन सब बातों का मेरे काम पर असर पड़ना शुरू हुआ। मेरी तरक्की, मेरी वो कमाई जिस पर लोगों की नजर लगी थी, वो अब कम होने लगी थी। और इसकी शुरुआत एक ऑर्डर से हुई। मुझे बोरीवली का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। सीमेंट की बोरियां थी। मैंने ट्रक को लोड किया और आधी रात को मैं ट्रक लेकर निकला। लेकिन जब मैं कसरा घाट चढ़ रहा था, ट्रक ने अचानक जोर का झटका दिया और बंद पड़ गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जो ट्रक मैंने अपनी कमाई से खरीदा था, जिसे मैं अपने बच्चे की तरह रखता था, वो अब मेरा साथ छोड़ रहा था। मैंने उस रात नीचे उतर कर देखा, सब ठीक था।
ऑयल पानी पूरा था, पर फिर भी वो स्टार्ट नहीं हुआ। पूरी रात मैं उस सुनसान घाट में अपनी डेढ़ गाड़ी में अकेला बैठा रहा, पर मेरे लिए वो कोई आम रात नहीं थी। उस रात मैंने एक बहुत अजीब चीज को महसूस किया। उस रात और उस खामोशी में मुझे दो आवाजें सुनाई दे रही थी। एक आवाज ट्रक के पीछे से किसी चीज के घसीटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सीमेंट की बोरी को अंदर ही घसीट रहा हो। पर मैंने 2-3 बार पीछे जाकर देखा, वहां मुझे कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। और दूसरी आवाज वो सबसे अजीब थी, जिसके कारण मैं पूरी तरह डरा हुआ था। वो आवाज मेरे केबिन में से ही आ रही थी। जब भी मेरी झपकी लगती थी या फिर मैं सोने की कोशिश करता था, एक बहुत बहुत धीमी फुसफुसाहट जैसी कोई आवाज अचानक से मुझे सुनाई देने लगती थी, जैसे कोई औरत गहरे सन्नाटे में कहीं दूर खड़ी होकर रो रही है। यह एहसास सबसे अजीब और डरावना था, क्योंकि पहले ऐसे महसूस होता था कि कोई औरत किसी सुनसान अंधेरे रेगिस्तान में दूर खड़ी होकर, बहुत दूर कहीं अंधेरे में खड़ी होकर रो रही है। और फिर धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगती थी। ऐसा लगने लगता जैसे जैसे वो औरत रोते हुए अंधेरे में कहीं से दौड़कर मेरे पास आ रही है, और मैं देख भी नहीं पाता था कि आखिरकार वो कहां से आ रही है। और जैसे जैसे वो आवाज और करीब आ जाती, मैं अपने आप नींद से जाग जाता था। पर सच कहूं तो इतना डर लगने के बाद भी मैं ट्रक छोड़कर कहीं नहीं गया। डरते डरते ही सही, किसी तरह मैंने वो रात काट ली थी। सुबह जाकर एक मैकेनिक आया। उसने बोनट खोला, 2 तार हिलाए और बोला, पाजी सब चंगा है, स्टार्ट करो। और एक ही सेल्फ में ट्रक स्टार्ट हो गया। उस वक्त मैं खुद हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रात की देरी की वजह से वो ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया। मालिक ने मेरी डिलीवरी का पूरा पैसा काट लिया। पर यह तो बस शुरुआत थी। मेरा धंधा हफ्ते दर हफ्ते मेरा धंधा बैठने लगा था। कभी टायर पंचर हो जाता, कभी इंजन ओवरहीट हो जाता, तो कभी ब्रेक काम नहीं करते थे। जो भी क्लाइंट पहले मुझे एडवांस देते थे, अब वो मेरा फोन तक नहीं उठाते थे। सब मुझे टाल रहे थे। और जैसे जैसे पैसा हाथ से जा रहा था, मैं भी बदल रहा था। मेरा स्वभाव जो पहले हंसमुख था, वो अब चिड़चिड़ा हो गया था। मैं ढाबों पर छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था। चाय वाले को गालियां देने लग जाता था। जो थोड़े बहुत ट्रक ड्राइवर मेरे दोस्त थे, वो भी अब मुझसे दूर रहने लगे थे। उनमें से कुछ कहते थे, बलकार तू पहले जैसे नहीं रहा, तू बदल गया है, तेरी आंखों में अब वो बात नहीं रही, तेरी आंखें हर वक्त लाल रहती है, जैसे कई रातों से तू सोया ना हो। जाने अनजाने में वो सच कह रहे थे। मैं सच में सो नहीं पाता था। याद भी नहीं कि कितनी रातों से मैं ठीक से सोया नहीं था। मैं केबिन में सोने की कोशिश करता तो मुझे लगता कि कोई चीज मेरे बदन पर रेंग रही है। वो ठंड, वो बर्फीली ठंड जो मुझे उस रात घाट पर महसूस हुई थी, वो अब मेरे साथ ही रहने लगी थी। मैं गर्म कंबल ओढ़कर सोता, फिर भी मेरे दांत कटकटाते थे। और सबसे खौफनाक बात, मुझे अब झटके आने शुरू हो गए थे। मैं शायद ठीक से बता नहीं पाऊंगा कि यह एहसास कैसा था, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं। यह ऐसे होता था कि मैं ट्रक चला रहा हूं और सामने हाईवे बिल्कुल साफ है, रास्ता भी एकदम साफ दिखाई दे रहा है, और अचानक आंख खुलती तो सुबह के 5 या 6 बज रहे होते थे, और ट्रक हाईवे से उतरकर किसी सुनसान जगह पर या फिर किसी अनजान गांव की कच्ची सड़क पर खड़ा होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे दिमाग का बटन बंद कर उसे अपने काबू में ले लिया हो। इंजन बंद और गाड़ी में वही अजीब बदबू महसूस होने लगती थी, और स्टीयरिंग व्हील वो मेरे पसीने वाले हाथों से चिपचिपा हो जाता था, जैसे उस पर किसी ने नींबू का रस मल दिया हो।
और मुझे जरा भी याद नहीं होता कि मैं यहां कैसे पहुंचा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अपने आप को समझाता, झूठ मूठ का हौसला देता था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन एक रात मैं पूरी तरह टूट गया। मेरा ट्रक, जो मेरा गुरूर था, उसकी किश्तें चढ़ने लगी। बैंक वालों के रोज फोन आने लगे। मेरी गाड़ी बस डिपो में खड़ी रहती थी। कोई काम नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, और आखिरकार मेरी हिम्मत टूट गई। ऐसे ही एक रोज मेरे साथ वाले लगभग सभी ट्रक अपने अपने काम के लिए निकल पड़े थे। एक अकेला मेरा ट्रक कोने में सबसे आखिर में खड़ा था, और मैं उस वक्त स्टीयरिंग व्हील पर सिर पटक पटक कर रो रहा था। वाहे गुरु, ऐसा क्या पाप किया मैंने? तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। केबिन के अंदर अंधेरा था। मेरी नजर मेरी ही सीट के नीचे किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। मैंने झुककर उसे उठाया। वो एक पिन थी, शायद वही पिन जो उस गुड़िया की आंख में गड़ी थी। ये यहां मेरे केबिन में कैसे आ गई? और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे पीछे जो स्लीपर बर्थ थी, उस पर से किसी औरत की दबी हुई हंसने की आवाज आई। वो किसी औरत की दबी हंसी थी। मेरे ट्रक के स्लीपर बर्थ से आ रही थी, जहां मैं अभी कुछ देर पहले सोने की कोशिश कर रहा था। और अब उसे सुनकर मेरा खून जैसे मेरी नसों में जम सा गया था। कौन है? कौन है? मैंने बिजली की तेजी से घूमकर डैशबोर्ड पर रखी अपनी भारी वाली टॉर्च उठाई और सीधा उस बर्थ पर, उस मैले कुचले कंबल पर रोशनी मारी। पर वहां कोई नहीं था, बस वो कंबल पड़ा था। लेकिन जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी उस कंबल पर पड़ी, वो बदबू, वो सड़े हुए नींबू और जले हुए बालों की गंध, वो अचानक इतनी तेज हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। और तब मेरी आंखों से अपने आप पानी बहने लगा था। और उसी पल मैंने अपनी आंखों से देखा, वो कंबल हल्का सा हिला, जैसे उसके नीचे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने डरते कांपते हुए उस कंबल पर अपना हाथ रखा। बर्फ, वो जगह बर्फ जैसी ठंडी थी। जहां से वो हंसी आई थी, वो जगह इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने वहां बर्फ की सीली रख दी हो। मैं चीखता हुआ ट्रक का दरवाजा खोलकर सीधे नीचे कूद गया। और उस रात के बाद मैंने उस स्लीपर बर्थ का वो पर्दा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद मैं केबिन में ही स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर झपकी ले लेता था। पर नींद तो जैसे मुझसे रूठ ही गई थी। और फिर ऐसे ही एक अमावस आ गई। मेरे घर पर बैंक का नोटिस पहुंच चुका था, बलकार सिंह के नाम से। उन्होंने साफ लिखा था, अगर इस महीने की 7 तारीख तक किस्त जमा नहीं की गई तो हम आपकी गाड़ी उठा लेंगे। और 2 दिन बाद ही 7 तारीख थी और आज अमावस थी। पहले मेरे साथ जो कुछ हुआ था, उस वजह से मैंने रात देर रात ट्रक चलाना बंद कर दिया था। लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कुछ भी कर मुझे कोई ना कोई बुकिंग लेनी ही थी, फिर भले ही वो कैसे भी क्यों ना हो। और मैंने वही किया। उस रात मुझे कोई माल लेकर खानदेश जाना था। पूरी रात मैं गाड़ी चलाता रहा। बदन बुखार से तेज तप रहा था, पर अंदर से मुझे वही बर्फीली ठंड लग रही थी। रात के कोई 2 बजे होंगे जब मुझे जोरों की भूख लगी। मैं 40 गांव के पास एक ढाबे पर रुका। वही मेरा पुराना अड्डा था। जब मैं वहां गया तो देखा कि 4-5 ड्राइवर पहले से ही वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और वो चुप हो गए, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी हो गई थी कि कोई भी मुझे देखना नहीं चाहता था। बड़ी हुई दाढ़ी, धसी हुई आंखें जो हर वक्त लाल रहती थी, और मेरा कमजोर सा शरीर। मैं वहीं एक कोने में बैठा और अंडा भुर्जी और पाव ऑर्डर किया। कुछ ही देर में खाने की गर्म गर्म प्लेट मेरे सामने रखी गई। और फिर
मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। मुझे बस इतना याद है कि मैंने उस प्लेट को देखा और मेरे हाथ नहीं रहे, वो किसी भूखे जानवर के पंजे बन गए थे। मैं उस गर्म भुर्जी और पाव को अपने मुंह में किसी जानवर की तरह ठूसने लगा। मेरे मुंह से मच मच चप चप की घिनौनी आवाज निकल रही थी। गर्म भुर्जी से मेरा मुंह जल रहा था, पर फिर भी मैं रुका नहीं। मैं किसी हैवान की तरह मेरे सामने जो भी पड़ा था उसे खाए जा रहा था। और फिर एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम बंटू था, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बंटू ने घबराते हुए कहा, ओए बलकार, आराम से खा, क्या कर रहा है? जानवर है क्या तू? मैंने अपना सिर उठाया। मेरी नजरें बंटू पर पड़ी। उसे देखते ही बंटू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैंने उसे देखा और मैं अजीब आवाज में हंसा। मेरे गले से एक गुर्राहट निकली। मैं कुछ बोला भी, पर वो मेरी आवाज नहीं थी। वो एक औरत की दबी हुई अजीब सी आवाज थी। भूख, अभी भी भूख है अभी भी। और ये कहकर मैंने बंटू की प्लेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। भूत भूत! बंटू अपनी जगह से चीखता हुआ पीछे हट गया। उस वक्त ढाबे पर बैठा हर आदमी मुझे घूर रहा था और मैं वही जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जो भी खाना मेरी जल्दबाजी में नीचे गिर गया था, मैं उसे जमीन से अपनी उंगलियों से उठाकर खाने लगा था। और तभी एकदम से मुझे होश आ गया। मैंने अपने आप को देखा। मैं जमीन पर था किसी कुत्ते की तरह, और सब लोग मुझे घबराकर घूर रहे थे, मुझसे दूर खड़े थे। वो देख मुझे बहुत अजीब लगा और मैं रोता हुआ वहां से उठा। मैंने ढाबे वालों को पैसे भी नहीं दिए और मैं सीधा अपने ट्रक की तरफ भागा। मैंने ट्रक को हाईवे पर डाला और उसे बदलापुर की तरफ मोड़ दिया। मुझे याद आया, मेरा एक पुराना ड्राइवर था, गजानन। वो मुझे हमेशा कहता था कि बदलापुर में एक भगत है, एक ऐसा भगत जो हर तरह की करनी को, बाधा को पहचानता है और वो उसे काट सकता है। इससे पहले मैंने इन सब बातों पर कभी इतना विश्वास नहीं किया था, पर अब मुझे लग रहा था कि शायद वही मेरा आखिरी रास्ता है। मैं पागल की तरह ट्रक भगाता रहा। बदलापुर का वो बाईपास, वो मेरे लिए अब जिंदगी और मौत का सवाल था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे और मैं बार बार साइड मिरर में पीछे की स्लीपर बर्थ पर लगे उस पर्दे को देख रहा था। मुझे डर था कि वो घिनौना पानी से सूजा हुआ चेहरा मुझे शीशे में से घूरता हुआ न दिख जाए। बदलापुर पहुंचकर मैंने गजानन के बारे में ढाबे में पूछा, लेकिन वहां गजानन के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। वहीं पास ही एक दूसरे ढाबे पर पहुंचकर मैंने कांपते हुए और फटे हुए गले से बस एक नाम लिया, भगत। वो ड्राइवर वाला भगत कहाँ मिलेगा? ढाबे का मालिक मुझे घूरने लगा। फिर ढाबा मालिक ने उसके मुंह में जो कुछ था उसे थूकते हुए कहा, आगे हाईवे के उस पार जहां सारी टूटी हुई गाड़ियां पड़ी है ना, वही मिलेगा वो बाबा। पर पाजी, जहां तक मैं जानता हूं वो जिंदा लोगों के मसले हल नहीं करता। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही वहां से भाग खड़ा हुआ। बाबा करम, ये उनका असली नाम नहीं था, पर मैं यहां उनका नाम बदलकर आपको आगे का किस्सा सुना रहा हूं। तो मैं भागता हुआ हाईवे के उस पार पहुंचा। कबाड़ हो चुके ट्रकों के एक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई बस की बॉडी रखी थी। शायद वही बाबा करम का डेरा था, क्योंकि अंदर से अगरबत्ती, सस्ते तंबाकू और जले हुए डीजल की तेज बदबू आ रही थी। मैं अंदर घुसा, देखा तो अंदर घुप अंधेरा था और वहीं एक पुरानी ट्रक की सीट पर कोई कोने के बल टेढ़ा होकर बैठा हुआ था। बाबा करम, मैंने आवाज दी, पर सामने से कोई हलचल नहीं हुई। वो 70 पार का एक बूढ़ा आदमी था जिसने सिर्फ एक मैली सी लुंगी पहन रखी थी।
उसकी एक आंख बिल्कुल ठीक थी, लेकिन दूसरी आंख पूरी तरह सफेद दूधिया थी, जो अंधेरे में चमक रही थी। बाबा करम ने अपनी सफेद आंख मुझ पर गड़ाते हुए कहा, बोल। और मैं एक ट्रक ड्राइवर उस कबाड़ी बस के फर्श पर बैठकर एक बच्चे की तरह रोने लगा। मैंने उसे सब बताया, वो उतारा, वो बर्फीली ठंड, मेरा ट्रक का बार बार बंद पड़ना, वो पिन और वो ढाबे वाली घिनौनी बात जब मैंने जमीन से खाना खाया था। बाबा करम मेरी कहानी सुनते हुए किसी गुड़िया की तरह बस अपना सिर हिला रहे थे। जब मैं चुप हुआ तो उसने अपनी जेब से राख की एक चुटकी निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। बाबा करम ने अपनी घुरघुराती आवाज में कहा, जलन, लगता है तेरी तरक्की किसी को रास नहीं आई। बलकार नाम है ना तेरा। देख, ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, ये बंगाली करनी है, एक ऐसी पिशाच जो तरक्की का रास्ता रोकती है। उसे ही तेरे पीछे लगाया गया है। वो पहले रास्ता खाती है, फिर गाड़ी खाती है, और आखिर में वो मालिक को खाती है। बाबा की बात सुनते हुए मैं डर से कांप रहा था। बाबा, इसे निकालो मेरे ट्रक से, मेरे जिस्म से, मेरी जिंदगी से। चुप हो जा। बाबा करम ने अपने पास की कोई चीज मुझ पर फेंकते हुए मुझे बीच में ही रोक दिया। वो तेरे जिस्म में नहीं है, वो तेरी गाड़ी में है। वो जो उतरा तूने कुचला था, वो तेरी गाड़ी के बॉडी से चिपक गया है। वो अब तेरे ट्रक में किसी सवारी की तरह बैठ गई है। जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचती, वो सवारी नहीं छोड़ेगी। बाबा करम अपनी जगह से उठा। उस पल उसकी सफेद दूधिया आंख अंधेरे में भी मुझे घूरती हुई महसूस हो रही थी। फिर अपनी जगह से उठते हुए बाबा ने मुझे हुक्म दिया, जा, तेरे जिस पहिए ने उस नीमो को कुचला था, उस पहिए का एक्सल से चिपका हुआ ग्रीस अपनी उंगली पर लगा ला। उस पल मेरे पैर जैसे जम से गए थे। जा, वो एकदम से चीखा और मैं कांपता हुआ अपने ट्रक तक भागा। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैंने पहिए के नीचे लेटकर उस घिनौने काले एक्सल पर हाथ फेरा। मेरी उंगली पर वो चिपचिपा ठंडा ग्रीस लग गया। मैं तुरंत उसे लेकर बाबा के पास लौटा। बाबा ने एक स्टील की कटोरी ली, उसमें अपनी पास की बोतल में से कुछ डीजल डाला। फिर उसने मेरी उंगली से वो ग्रीस लिया और उस डीजल में मिला दिया। और फिर उसके बाद उसने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाली, उसे सुलगाया और उस जलती हुई बीड़ी को उस कटोरी में फेंक दिया। एक जोर का धमाका हुआ और डीजल एक घिनौनी हरी लौ के साथ जल उठा। पूरी बस के अंदर जले हुए बालों और सड़े नींबू की गंध भर गई। बाबा करम उस हरी आग की लौ में घूरने लगा और एकदम से उस बाबा की आवाज बदल गई। अब वो किसी और की आवाज में बोल रहा था, दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है। एक हाईवे, एक औरत, नहीं, वो 2 लोग हैं। एक मर्द है, एक औरत है। वो औरत, वो तेरे ढाबे पर, वो तेरे पीछे है। और तब उस आग की हरी लपट से जो रोशनी उठ रही थी, उससे मुझे पीछे की तरफ कांच पर एक चीखता हुआ औरत का चेहरा दिखा। एक सूजा हुआ काला पड़ा हुआ चेहरा। वो देख मैं घबराकर एकदम से पीछे हट गया और उसी पल बाबा ने मुट्ठी भर राख उस कटोरी में फेंककर वो आग बुझा दी। और आग बुझते ही एकदम से उस बस में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बाबा मेरी तरफ पलटा। बलकार नाम है ना तेरा? तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो ये ट्रक, ये तेरी जान, ये सब छोड़ छाड़ कर भाग जा, या फिर इस करनी को पलटा दे। पलटा दे? मैंने हकलाते हुए पूछा। हाँ, जिसने जैसा बोया है उसे वैसा ही काटना होगा।
जिसने ये भेजा है, ये पिशाचिनी उसी के पास वापस लौट जाएगी। और सब कुछ ठीक रहा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे मंजूर है बाबा, मैंने हकलाते हुए कहा। मैं उस पापी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बाबा करम हंसा और मेरे कंधे पर मार कर कहा, इतना आसान नहीं है। वो पिशाचिनी बुरा रुक्किनी वो अब तेरी गाड़ी को अपना घर समझ बैठी है। उसे बाहर निकालने के लिए हमें तेरी केबिन में ही जाना होगा और उसे बाहर बुलाने के लिए चारा तू खुद बनेगा। उस रात कबाड़ हो चुके ट्रकों के उस कब्रिस्तान में हवा भी सांस रोके खड़ी थी। आसपास इतना गहरा सन्नाटा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें हथौड़े जैसे सुनाई दे रही थी। बाबा करम मेरे ट्रक के केबिन में चढ़ा। उसके चढ़ते ही ट्रक के सस्पेंशन चरमराए, जैसे ट्रक का वजन अचानक से बढ़ गया हो। वो सड़ी हुई नींबू और जले हुए मांस की गंध वो अब असहनीय हो चुकी थी। मेरी आंखों में जलन होने लगी थी, जैसे किसी ने तेजाब छिड़क दिया हो। बाबा करम ने एक जंग लगा भारी पाना मेरी गोद में रख दिया। उस पर बंधे लाल धागे खून की तरह गहरे लग रहे थे। बाबा ने मेरी आंखों में देखा। उसकी वो सफेद दूधिया आंख अब कांप रही थी और उसने फिर एक भारी आवाज में कहा, बलकार, आज रात सिर्फ तेरा इम्तिहान नहीं है। वो पिशाचिनी वो भूखी है। हम उसे हटाने जा रहे हैं, इसलिए वो तुझे नहीं छोड़ेगी। तू संभल कर रहना, मेरी बात पर ध्यान रखना। और उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। याद रख, जब वो आए तो उसकी आंखों में मत देखना। अगर तूने उसकी आंखों में देखा तो तू वही जम जाएगा और वो तेरे अंदर घुस जाएगी। बस उसकी आवाज सुनना और उस पर वार करना। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मैंने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। बाबा करम ने केबिन के शीशे पर अंदर से राख मल दी ताकि बाहर से कुछ न दिखे, और मुझे तब लगने लगा जैसे हम किसी लोहे के बक्से में कैद हैं। बाबा ने अपनी झोली से कुछ सूखे हुए काले पत्ते निकाले और उन्हें सुलगा दिया। केबिन में एक कड़वा धुआं भर गया और फिर बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, बस आसपास धुआं घूमता रहा, लेकिन फिर ट्रक के केबिन का तापमान एकदम से गिरने लगा। इतना ठंडा कि विंडशील्ड अंदर से चटकने लगा। डैशबोर्ड पर जमे धूल पर बर्फ की एक पतली परत जमने लगी। मेरे दांत तक किटकिटाने लगे, लेकिन मैंने अपना जबड़ा भींच लिया। तभी ट्रक के फर्श के नीचे से एक आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के नीचे लेटा हो और अपनी उंगलियों से लोहे का फर्श खुरच रहा हो। और वो आवाज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी थी। वो आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान तक सुन्न हो गए। हिलना मत बलकार, बाबा चीखा। उसकी नाक से भी अब खून बहने लगा था। अचानक मेरी सीट बेल्ट, जिसे मैंने लगाया भी नहीं था, वो अपने आप खींची और मेरे गले से लिपट गई। वो एक जिंदा सांप की तरह कसती जा रही थी। मेरा दम घुटने लगा। मैं अपने गले को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, और तभी स्लीपर बर्थ का पर्दा, जो अब तक बंद था, वो फट से हिला और उस पर्दे के पीछे से एक हाथ बाहर आया। वो हाथ नहीं था, वो जली हुई काली चमड़ी और टूटी हुई हड्डियों का एक ढांचा था। उस हाथ से गाढ़ा काला चिपचिपा पानी टपक रहा था। उस हाथ ने मेरी गर्दन को पीछे से जकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसे मजबूत थी। वो बर्फ जैसी ठंडी थी, पर मेरी चमड़ी को जला रही थी। मेरे कान के बिल्कुल पास एक गीली सड़ी हुई जीभ जैसी आवाज आई। अब मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा था।
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और तब बाबा करम ने अपनी हथेली पर एक जलता हुआ कपूर रखा और उसे उस काले हाथ पर दबा दिया। एक जलने जैसी आवाज आई और फिर एक मांस जलने की बदबू भी, और वही एक भयानक चीख गूंज उठी। ऐसी चीख कि केबिन के शीशे तक हिल गए। उस हाथ ने मुझे छोड़ दिया और मैं हाँफता हुआ आगे झुका। बलकार अब मार, बाबा करम चिल्लाया। स्लीपर बर्थ वो वहीं पर छिपी है, मार बलकार। मैंने कांपते हाथों से वो भारी पाना उठाया। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे कंधों पर मन भर बोझ है। मैं पूरा जोर लगाकर पीछे मुड़ा। स्लीपर बर्थ का पर्दा अब फट चुका था और वहां उस अंधेरे कोने में वो बैठी थी। वो कोई गुड़िया नहीं थी, वो एक औरत थी जिसका शरीर एक्सीडेंट में कुचला हुआ था। उसका सिर धड़ से उल्टा चुड़ा था। उसकी आंखें वो पिन वाली आंखें नहीं थी। उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से कीड़े रेंग रहे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और उसके उसके काले टूटे दांत मुझे दिखाई दिए। उसने अपना मुंह खोला और हजारों मक्खियों की भिन बनाने की आवाज आई। वो मेरी तरफ लपकी। वाहे गुरु। मैंने अपनी आंखें बंद की और सारी बची कुछ जान लगाकर वो भारी पाना हवा में लहराया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर दे मारा। आवाज ऐसे आई जैसे कोई गीला घड़ा फूटा हो। ट्रक एकदम से उछल पड़ा जैसे किसी ने बाहर से बम फोड़ा हो। वो औरत, वो चुड़ैल धुएं की तरफ फट गई, लेकिन फटते फटते उसका वो काला चिपचिपा द्रव वो मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों में गिर गया। वो कड़वा सा था, जहर जैसा। मैं उल्टी करते हुए सीट से नीचे लुढ़क गया। केबिन के अंदर एक बवंडर सा आ गया था। बाबा करम की थाली, पत्ते, राख सब हवा में उड़ने लगे थे। ट्रक की हेडलाइट पागलों की तरह जलने बुझने लगी थी और एक अजीब सी आवाज उस केबिन में गूंज रही थी। बाबा करम ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपने पास की वो हरी राख उठाई और स्लीपर बर्थ की तरफ फेंकते हुए दहाड़ा। लौट जा, तुझे जिसने भेजा है उसके पास जा, उसकी रूह को नोच ले, जा। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर से किसी ने सारी हवा खींच ली हो। मेरे कान सन्न हो गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक पल में सब रुक गया। ट्रक का हिलना भी बंद हो गया। अंदर की लाइट्स बुझ गई। वो ठंड वो एकदम से कहीं गायब हो गई और उसकी जगह पसीने और डीजल की उमस ने ले ली। मैं ट्रक के अंदर पड़ा हाँफ रहा था। मेरे गले पर उस काले हाथ के जलने के निशान थे। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। बाबा करम सीट पर निढाल पड़े थे। उनकी नाक और कान से खून की पतली लकीरें बह रही थी। उन्होंने कांपते हाथ से मेरी तरफ इशारा किया और थकी हुई आवाज में कहा, वो बला चली गई है बलकार, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये उल्टन है। अब वो वापस अपने मालिक को ढूंढ रही है। पर अगर वो वापस आ गई तो तू ये ट्रक छोड़कर चला जा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस रात के बाद सब एकदम से बदल गया। मैं उस रात के बाद एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। बुखार ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन जब मैं उठा तो मुझे वो डर नहीं लगा। मेरा ट्रक वो अब मेरा था। वो फिर कभी बंद नहीं पड़ा। मेरा धंधा धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। मैंने अपने ट्रक को फिर से रंगा। अब उस पर से वो बदबू हमेशा के लिए चली गई थी। ठीक 1 महीना गुजरा। अगली अमावस की रात थी। मैं उसी 40 गांव वाले ढाबे पर अपनी गाड़ी रोककर चाय पी रहा था। मेरी गाड़ी की विंडशील्ड पर अब बाबा करम का दिया हुआ एक काला धागा बंधा था। तभी ढाबे पर हड़कंप मच गया। एक पुलिस जीप सायरन बजाती हुई रुकी और एक कांस्टेबल ढाबे वाले से पानी मांगने आया। वहीं पर बंटू और मैं हम दोनों खड़े थे और तब बंटू ने उस कांस्टेबल से पूछा, क्या हुआ साहब,
एक्सीडेंट हुआ क्या? कांस्टेबल ने पानी पीते हुए चेहरे पर खौफ लिए बताया। अरे एक्सीडेंट होता तो ठीक था, लेकिन कुछ अजीब बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे घाट पर एक ट्रक मिला है, नया ट्रक है, मालिक खुद चला रहा था शायद। रणजीत सिंह गज्जू नाम है उसका। मेरा चाय का गिलास होठों पर ही रुक गया। बंटू ने आगे पूछा, तो क्या हुआ? क्या ट्रक लूट गया है क्या? कांस्टेबल ने नाम में सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नहीं, ट्रक खाई में नहीं गिरा, ट्रक सड़क के किनारे ही खड़ा था। लेकिन अंदर का नजारा। उसने थूक गटका। गज्जू और उसकी बीवी दोनों केबिन में थे। स्टीयरिंग व्हील गज्जू के सीने के आर पार हो गया है। लेकिन अजीब बात यह है, और इतना बोलकर वो चुप हो गया। क्या? बंटू ने फिर पूछा। कांस्टेबल ने धीमी आवाज में उसे जवाब दिया। उनकी लाशें काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जला दिया हो। और उस पूरे केबिन में खून नहीं, बल्कि काला चिपचिपा ग्रीस और सड़े हुए नींबू का रस फैला हुआ था। और उससे भी डरावनी बात कि गज्जू के मुंह से उसका जबड़ा फाड़कर किसी ने एक पाना ठूस रखा था। इतना बोलकर कांस्टेबल ने मेरी तरफ देखा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि मैं उसे सुन रहा हूं। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी चाय का घूंट भरा। चाय थोड़ी कड़वी थी, लेकिन मुझे सुकून मिला। मैंने धीरे से अपनी जेब टटोली। मेरी जेब में वही पिन थी जो मुझे उस रात मेरी गाड़ी में मिली थी। मैंने उसे निकाला और चुपचाप ढाबे के पास बहती एक नाली में फेंक दिया। फिर मैं अपने ट्रक में गया। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया, बाबा दी मेहर का हॉर्न बजाया और रात के अंधेरे हाईवे पर बेखौफ निकल पड़ा। क्योंकि अब मैं जानता था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। और हाईवे जो जिसका है वो उसे सब कुछ लौटा देता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।